हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम आज यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मेनली आते हैं हमारे किस में से आते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग में से। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की स्टेट्स क्या है, प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम क्या है, शेड्यूलर्स क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, प्रोसेस एड्रेस स्पेस क्या है। तो इन्हीं में से हमारा, और डेडलॉक्स में से सेफ स्टेट क्या है और अनसेफ स्टेट क्या है, इन्हीं में से हमारे बेसिकली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड शेड्यूलिंग? The scheduling needs with problem of deciding which process waiting in ready queue for the process request is allocated resources। मतलब कि रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेस हमारे वेट कर रहे हैं रन करने के लिए, यानी सीपीयू के लिए जो वेट कर रहे हैं, तो विच प्रोसेस शुड बी सेलेक्टेड फर्स्ट। पहले कौन सा प्रोसेस आएगा और बाद में कौन सा आएगा, इस सिलेक्शन प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। So there are many scheduling algorithms like FCFS, first come first serve, shortest job first, round robin, priority based, etc., etc. An operating system using process scheduling to ensure that the process executes efficiently and have reduced wait times, means less waiting times. The goal of the process scheduling policies is to use CPU resources wisely, increase throughput, reduce wait time, and increase response and turnaround times. Then very important question is, what are performance criteria in CPU scheduling and what are various scheduling criteria? तो कई बार ये क्वेश्चन हमारे को कंफ्यूज करता है कि हमें शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है। दोनों में बेसिक चीज एक ही है, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, यानी हम किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को जज कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, पैरामीटर्स हैं। दैट इज सीपीयू यूटिलाइजेशन, दैट हाउ मच time CPU is busy. CPU cycles should not be waste. That is called CPU scheduling utilization. Then throughput. It is the amount of work done in a given unit time. So throughput should be less. Turnaround time, it is the time interval from the time of submission of the process to the time of completion. इसको हमेशा ध्यान से समझना है कि थ्रूपुट इज सबमिशन और कंप्लीशन के बीच का टाइम है, एंड इट इज बेसिकली कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस। सारे के सारे प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम नहीं होगा, जहां पर अराइवल टाइम सेम होगा वहां टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम सेम होगा। अदरवाइज टर्न अराउंड टाइम इज completion time minus the arrival time of process. Then waiting time, it is the amount of time a process has been waiting in the ready queue to get control of the CPU. Now it can be calculated as turnaround time minus execution time of a process. Then response time, it is the interval of time it takes from when a ready request was submitted until the first response is produced. Means जैसे हमने सबमिट किया और पहला रिस्पॉन्स आने लगा हमारे पास, it is not up to the completion time. So रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम में बहुत वाइजली आपको डिफरेंशिएट करना है। टर्न अराउंड टाइम हम कंप्लीशन टाइम तक काउंट करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम सबमिशन के और पहला रिस्पॉन्स आने के लिए, जब भी जैसे ही स्टार्ट हो जाता है सीपीयू उसको जैसे ही मिल जाता है, पहला आउटपुट आ जाता है, वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो हम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की हमने बात करी, ये थे हमारे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। अब परफॉर्मेंस कैसे जज करेंगे हम, कि जिस भी शेड्यूलिंग का हमारा पर्पस क्या है, गोल क्या है, there should be maximum CPU utilization, maximum throughput, means maximum work should be done by the CPU in a given unit time. The turnaround time should be minimum, the waiting time should be minimum. हम क्या चाहते हैं कि as soon as the process is submitted it is executed, and minimum response time, कम से कम टाइम में हमें प्रोसेस का रिस्पॉन्स मिले। तो दोनों ही, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसमें आपको दोनों ही चीज लिखनी है, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आएगा तब भी और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आएगा तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। व्हेनेवर अ प्रोसेस इज क्रिएटेड, इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और द पीसीबी इज क्रिएटेड। तो पीसीबी क्या करता है, हर प्रोसेस की एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, सो दैट वंस अ प्रोसेस इज इन द रेडी क्यू से वो रनिंग में जाता है, रनिंग से वो वेट में जाता है, प्रोसेस की स्टेट्स चेंज होती रहती हैं, तो वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में स्टोर करता रहता है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है हमारी, इस इंफॉर्मेशन के लिए आप एक डायग्राम जरूर बनाएंगे, इसमें ये सारे
क्राइटेरियाज हमारे आएंगे, क्या क्या स्टोर करता है, प्रोसेस आईडी, स्टेट, पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, privileges, CPU register, accounting information, IO information and memory management information. अगर आपके पास टाइम है एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन करना है. लाइक प्रोसेस आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. पॉइंटर, it is a pointer to the parent process. Program counter stores the address of the next instruction to be executed. CPU registers में जो डेटा हमारा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है, लाइक एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर्स, जर्नल पर्पस रजिस्टर. CPU scheduling information means scheduling CPU time. Memory management information means it keeps track of page table, memory limits, segment table, etc. etc. Accounting information means amount of CPU used for process execution, time limits and execution ID. IO status information means what is the list of IO devices allocated to the process and list of open files. And last में ये जरूर लिखना है, PCB is the repository of any information that may vary process to process. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट स्विच. जैसे हम कहते हैं कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली क्या होता है कि जब एक प्रोसेस हमारा सीपीयू पे रन हो रहा है और बीच में प्रीएम्प्ट होता है, यानी वो स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. एंड ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग what operating system has to do, it saves the state of currently running process and restore back the state of the next process to be run. तो इसको हम एक छोटे से डायग्राम से जरूर दिखा सकते हैं. लाइक वी हैव टू प्रोसेसेस P0 and P1. Whenever P1 is executing, it is interrupted in between through a system call. Then the save state into PCB0, यानी P0 की स्टेट हम कहाँ सेव करेंगे, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करेंगे. और जितनी देर हम ये सेव कर रहे हैं और लोड कर रहे हैं उतने टाइम सीपीयू हमारा आइडल बैठा होता है. तो एक प्रोसेस की यानी P0 की सेव को स्टेट करेगा और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका जो स्टेट है PCB1 से वो उसमें लोड करेगा और तब वो रन होगा. तो ये हमारा बीच का ग्रीन वाला है जो एग्जीक्यूशन टाइम है, और जो ब्लैक में हमने शो किया है दैट इज इंटरप्ट. जब भी इंटरप्ट आएगा एक प्रोसेस का स्टेट सेव करेगा और दूसरे का रन करेगा. ठीक है. देन व्हाट डू यू मीन बाय सेफ स्टेट एंड अनसेफ सेफ स्टेट? ये किससे कंसर्न है, हमारा डेडलॉक से कंसर्न है. सेफ स्टेट हम किसको कहते हैं स्पेसिफिकली देखना, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट में. तो स्टेट इज सेफ इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस up to its maximum in some order and still avoid a deadlock. हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो उन्हीं रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं. तो हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर वो रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं अपने प्रोसेस को और डेडलॉक कंडीशन नहीं आती, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड सेफ स्टेट. एंड मोर फॉर्मली अ स्टेट इज इन a system is in safe state only if there exists a safe sequence. और unsafe state क्या है हमारा, if there does not exist any order of sequence of process in which the resources can be allocated to them, then it is called unsafe state. unsafe state का मतलब ये नहीं है कि वो डेडलॉक होगा. इट डेडलॉक मे हैपन और इट मे नॉट हैपन. तो इसलिए एक डायग्राम जरूर बनाना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट, और अनसेफ स्टेट के बीच में एक स्पेस आएगा जिसमें आपको डेडलॉक लिखना है. देन एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है वेट फॉर ग्राफ के लिए. तो वेट फॉर ग्राफ क्या है हमारा, ये बेसिकली जब हर रिसोर्स के सिंगल इंस्टेंस है हमारे पास और कई सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और वो उन्हीं रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं एक वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं. लाइक एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल P1 इज वेटिंग फॉर P2 टू एग्जीक्यूट, यानी P1 को जो रिसोर्स चाहिए वो P2 के पास है, तो P2 पहले कंप्लीट होगा तब P1 हमारा कंप्लीट हो पाएगा. ऐसे ही P2 को कंप्लीट होने के लिए वो रिसोर्सेज चाहिए जो P5 के पास है और P3 के पास है. तो मीन्स P2 इज वेटिंग फॉर P5 एंड P3 and P3 is waiting for P4 and similarly P4 is waiting for P1 to complete. तो अगर आप इस wait for ग्राफ में देखेंगे every process is waiting for one another. तो अगर हमारा इस टाइप के wait for ग्राफ में अगर साइकिल आता है then it indicates that
इट इज अ डेडलॉक, इट मे रिजल्ट इन अ डेडलॉक। तो वेट फॉर ग्राफ का डेफिनेशन क्या लिखना है? वेट फॉर ग्राफ इज अ मेथड टू डिटेक्ट डेडलॉक कंडीशन. If all the resources have only single instance, then we can define a deadlock detection algorithm that uses a variant of resource allocation graph, which is called wait for graph. तो यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे नॉर्मली यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे यूनिट 3 में से आते हैं, तो यही आपको कवर करने अच्छे से. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर दिस वीडियो.